हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें हम लोग पहले समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, जो कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में सीखा होगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो वेरिएबल क्या होता है, ये मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे ऑलरेडी। वेरिएबल का मतलब होता है अननोन क्वांटिटी। अब जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको कुछ चॉकलेट्स दिए, तो ये जो कुछ चॉकलेट्स हैं यहाँ पर क्लियर नहीं है कि कितने हैं, एक है, दो है, जीरो है या 100 है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि ये अननोन क्वांटिटी है। जनरली अननोन क्वांटिटी को हम वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल को जनरली एक्स वाई जेड इन सब नंबर से, कभी कभी थीटा से भी डिनोट किया जाता है, अल्फ़ा से भी, बीटा से भी, ऐसे भी डिनोट किया जाता है। लेकिन हमारी क्लासेस में जनरली ये एक्स वाई जेड ही वेरिएबल्स होंगे। और कांस्टेंट तो आपको पता ही है क्या होता है, जो फिक्स वैल्यू हो जिसकी। जैसे आपको मैं कहूँ कि मैंने आपको 2 पेन दिए, तो टू जो है एक कांस्टेंट नंबर है। ऐसे ही पाई एक कांस्टेंट नंबर है। एक ऐसे ही -√5 की वैल्यू जो है वो भी एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है। ये सारे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कांस्टेंट का। और वेरिएबल और कांस्टेंट के एमलगमेशन का मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है। जब भी हम दोनों को मिक्स करके कुछ एक लिखते हैं क्वांटिटी, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एक सेकंड के लिए मान लो कि एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको कि मैंने आपको कुछ चॉकलेट्स दिए, मान लो वो एक्स है, ठीक है। अब मैंने आपके फ्रेंड को आपको जितने दिए हैं उससे डबल से भी 3 ज़्यादा चॉकलेट्स दिए हैं। मतलब कितने, 2x + 3 चॉकलेट्स दिए हैं। तो ये जो 2x + 3 क्वांटिटी है बेसिकली, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। वैसे इन जनरल अगर हम बात करें तो बहुत सारे तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। जैसे √x + 5 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1/x + 3 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x² + xy + 3y² ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। √x² + x + 5 कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से ये सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x/9 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या होता है, वो हम समझते हैं। तो पॉलिनोमियल जो है बेटा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ भी हो, उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 2x² + 3x + 7y भी डाल देते हैं यहाँ पर मान लो। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल 2 हैं इसमें, x और y 2 वेरिएबल्स हैं। लेकिन इसमें आप नोटिस करो कि जो x और y के पावर्स हैं, एक्सपोनेंट हैं, वो होल नंबर है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्हीं में से कोई नंबर है। तो इसीलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के होने के साथ साथ ये एक पॉलिनोमियल भी है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ x + 1/x, तो ये अब देखो यहाँ पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि ये x का यहाँ जो एक्सपोनेंट है, देखा जाए 1/x है, तो 1/x है तो x का एक्सपोनेंट कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही रूट लगा देंगे अगर हम, मान लो x² + 3 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। करेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट जो है x का वो होल नंबर नहीं है। बट इनफैक्ट ये x² + 3 का पावर जो है वो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। तो वो तो पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। इनफैक्ट x² अगर मान लो मैं इस तरीके से लिख दूँ, x² + 2x + 1, तो ये ठीक है, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम x + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम x + 1 लिख सकते हैं, जो देख सकते हो आप यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है आपका 1 आ जाएगा। तो ये क्वालिफाई कर जाएगा पॉलिनोमियल के लिए। हालांकि देखने से ये रूट लगा हुआ है, बट ये क्वालिफाई कर जाएगा। बट ये नहीं करेगा क्वालिफाई, ठीक है। ये जो है ये क्वालिफाई नहीं करेगा पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। ऐसे ही 1/x + 1 अगर लिखते हैं तो ये भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि पॉलिनोमियल होने के लिए, अच्छा, एक वेरिएबल में भी एक वेरिएबल से ज़्यादा भी हो सकते हैं पॉलिनोमियल में। करेक्ट है। जैसे इसमें देखो 2 वेरिएबल है। मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ जिसमें 3 वेरिएबल हो सकता है। जैसे x² + yz + 3 क्या 4 ले लेते हैं, ठीक है। एक और वेरिएबल ले लेते हैं u,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, एक z और एक u, तो 4 वेरिएबल्स का पॉलिनॉमियल है ये। तो जनरली लेकिन हम लोगों को 4 वेरिएबल में नहीं करना होता है। हम लोग जो सीखेंगे 10th क्लास में जो वेरिएबल्स होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वो एक मैक्सिमम एक ही वेरिएबल देते हैं। 2 वेरिएबल भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक वेरिएबल से ही काम चल जाता है हमारा। तो हमें एक वेरिएबल में ही चीज़ों को समझना है, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल ही हमें करना है, ठीक है। अब कुछ इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। जैसे कि -5x + 3y एक एग्जाम्पल है पॉलिनॉमियल का, ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये एक तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें 3 वेरिएबल्स आप देख सकते हो, x² y + y² z + xz। तो x y z यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिया गया है 2018 × x⁻2018 + 2017 × x⁻2017, और चलता जा रहा है, ये देख पा रहे हो आप यहाँ पर x+1 तक। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है। अब इसमें देखें तो ये 2 वेरिएबल थे, यहाँ पर एक ही वेरिएबल था, ठीक है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स थे और इसमें भी एक ही वेरिएबल है। अच्छा, की पॉइंट्स का मतलब पॉलिनॉमियल में की पॉइंट्स क्या क्या है। इन अ पॉलिनॉमियल एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर ओनली, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से वैल्यूज़ हो सकते हैं। It is customary to take variable in the polynomial as x, however we are independent to take them as y, z, theta, etc. also. तो जनरली वेरिएबल को x लिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम वेरिएबल को y, z भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली x लिया जाता है। तो ये किताबों में भी आप देखोगे कि ऐसे ही लिखा रहता है। एक बात और इम्पॉर्टेंट बात कि वी डिनोट पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x बाई पी एक्स, मतलब आपको कहीं कहीं पर देखेगा पॉलिनोमियल, जैसे मान लो ये बच्चों ये पॉलिनोमियल है आपका x² + 3/4 × x + 6, ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x और इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3 टर्म्स हैं। तो ये क्योंकि x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल का पहला लेटर p होता है, पॉलिनोमियल के लिए पहला लेटर जो यूज़ होता है p, इसीलिए इसको p ऑफ x भी कहा जाता है। तो p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अब कोई दूसरा एक पॉलिनोमियल मान लो हमने ले लिया, जैसे x⁻3 + 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है, 2 टर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ये दूसरा पॉलिनोमियल है, तो मैं चाहूँ तो इसको नाम दे सकता हूँ q ऑफ x। जैसे है ना, बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं, तो वैसे ही ये अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं तो इनके अलग अलग नाम हैं। एक का नाम px है, px क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। इसका नाम qx क्यों, इस पॉलिनोमियल का नाम जो है q है, इस पॉलिनोमियल का नाम q है, बट ये क्योंकि वेरिएबल इसमें x है इसीलिए q ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप चाहो तो और भी एग्जांपल समझ सकते हो, सोच सकते हो। जैसे मान लो कि ये एक पॉलिनोमियल दे दिया हमें y⁻4 - 3y⁻2 और +7, एक ही वेरिएबल हम लोग जानबूझ के ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल लिया है, y लिया है वेरिएबल। तो क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल है, ये 3 टर्म्स हैं इसमें और वेरिएबल y है, तो मैं चाहूँ तो इसको नाम दे सकता हूँ p ऑफ y, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है p, बट क्योंकि इसमें वेरिएबल y है इसीलिए p ऑफ y से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। सो पॉलिनोमियल को अब हम कैटेगराइज करते हैं और इसको 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। 2 क्राइटेरिया है हमारे पास जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए था, नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो मोनोमियल, 1 टर्म, जिसमें 1 टर्म होता है उसको मोनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए x देख सकते हो, एक ही टर्म है, इसमें पॉलिनोमियल है, ये x क्या है, एक पॉलिनोमियल है और इसमें क्योंकि एक ही टर्म है ये तो मोनोमियल कहलाएगा। ऐसे ही y/2, इसमें भी एक ही टर्म है y/2, तो ये भी y वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है, मोनोमियल कह सकते हैं इसको। दूसरा जो कैटेगरी है वो है बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। देखो, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, वेरिएबल अलग अलग भी ले सकते हो आप। और ट्राइनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, 1 2 और 3। और ऐसे ही पॉलिनोमियल जिसको हम कहते हैं मोर देन, जिसमें 3 टर्म्स हो, उनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ऐसे इसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्वार्टरनोमियल कह सकते हैं, आई थिंक क्वार्टरनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग पॉलिनोमियल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मतलब मोर देन 3 टर्म्स कहते हैं इसको। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉलिनोमियल हम लेंगे वो है जीरो पॉलिनोमियल।
सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर बात करें तो सबसे जो पहला पॉलिनोमियल है वो है जीरो पॉलिनोमियल। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल होता है और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। डिग्री आप लोगों को पता है क्या होती है? डिग्री तो जानते ही होगी, 9th क्लास में सीखा होगा। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जो भी हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4 होगी। तो ये आप लोगों ने 9th क्लास में करा होगा ऑलरेडी। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर वेरिएबल का। तो जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। क्यों डिफाइन नहीं होती है? क्योंकि जीरो इंटू हम एक्स पावर 1 भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स पावर 2 भी लिख सकते हैं। जीरो को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एक्स पावर 1000 भी लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर पता चल रहा है आपको कि क्या होगा इसमें? नहीं, 1000 लिखोगे तो कोई कहेगा 2000, कोई कहेगा 10,000, कोई कहेगा 1 करोड़, ठीक है, तो पता नहीं चलेगा, हाईएस्ट पावर पता ही नहीं चलेगा। और डिग्री तो हाईएस्ट पावर ही होती है, इसीलिए हम इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं और इसीलिए कहते हैं कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें अगर हम, तो पी एक्स इज इक्वल टू के कोई भी नंबर है एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर होगा उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पर ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल 2x प्लस 3 हो गया, चाहे 4x हो गया, है ना, या x बाई 2 प्लस 7 हो गया। तो ये इस तरह के पॉलिनोमियल्स जो हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है नेक्स्ट नंबर में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसके बारे में कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का हो, वो जहाँ पे ए ज़ीरो नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 लिख दिया मान लो मैंने, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, वेयर ए इज़ 2, बी इज़ 9 एंड सी इज़ 9। ए इज़ 2, बी इज़ 7 एंड सी इज़ 9, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। एक दूसरा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। यहाँ पर बी आपको दिख नहीं रहा है, बट इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स माइनस 9, और फिर ए की वैल्यू इसमें अगर हम कंपेयर करें तो ये 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू माइनस 9 है। सी की वैल्यू क्या है? माइनस 9, ठीक है। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल था ये। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं? जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म का हो, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए का मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसे सोच सकते हो, √5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। इसमें a की जगह पे √5 है, b की जगह पे 2 है, c की जगह 7 है और d की जगह पे -1 है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो। बाई क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax पावर 4 प्लस bx पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, या 4 डिग्री पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। तो ये हमने अभी अभी सीख लिया। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k। तो इसको देखते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा होगा। मान लो कि कोई एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया, इसमें हालांकि लिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। मैं लेता हूँ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसकी वैल्यू हम -1 पे निकालते हैं। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो p ऑफ -1 होगा, और -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1। x की जगह पे -1 रखना है, x की जगह पे, यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ पर, और -2। अब ये -1 का स्क्वायर होता है 1, और माइनस इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा -2, तो 0 आ गया। तो ये जो p ऑफ -1 0 आया हुआ है, तो हम इसको क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू -1। सिमिलरली अगर मान लो 0 पे निकालते हैं वैल्यू, तो p ऑफ 0 कितना होगा? 0 स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2, मतलब -2 आ जाएगा। तो ये p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? -2। इसको हम कैसे कह सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे इसको? वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 0 को ही p ऑफ 0 कहा जाता है, p ब्रैकेट में 0, ठीक है, और वो -2 के इक्वल होगा।
तो इस तरीके से हम बहुत सारे वैल्यूज़ के लिए x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए p ऑफ x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और इस केस में देखें अगर हम p ऑफ -1 के केस में, तो p ऑफ -1 0 आया हुआ है, तो -1 को x जो कि -1 है, इसमें -1 को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसा कि इस एग्जांपल में लिया गया है, देख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, -x स्क्वायर -3x -4, और इसमें अगर p ऑफ -1 हम फाइंड करते हैं तो -1 का स्क्वायर -3 टाइम्स -1 -4, और ये आपके पास 1 + 3 -4 आ जाएगा, जो कि 0 होता है। और ऐसे ही p ऑफ 4 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 4 4 जा 16 है ना, फिर 4 3 12 साइन के साथ, और -4, तो ये 16 -16 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखने पे भी 0 हो रहा है और 4 रखने पे भी 0 हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि -4 एंड 4 आर जीरोज ऑफ p ऑफ x। तो दो चीजें यहाँ पर, दो कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर सम x इज इक्वल टू k, एंड जिस पे 0 हो जाए, मतलब px की वैल्यू जिस x के लिए 0 हो जाए वो x कहलाता है जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप समझ सकते हो, देख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं p ऑफ x हमारा 2x + 3 है, तो इसका 0 कैसे निकालेंगे? 2x + 3 को 0 के इक्वेट कर देते हैं, फिर 2x की वैल्यू -3 हो जाएगी और x की वैल्यू आपके पास -3/2 आ जाएगी। तो ये -3/2 जो नंबर है, ये इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है, जो आप लोग जानते हो ऑलरेडी। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, जैसे x² - x - 6। तो इसका 0 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वेट कर देंगे और फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो ये आ जाएगा इस तरीके का। फिर x - 3 कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे, 2x - 3 इक्वल टू 0। x - 3 एक फैक्टर हो गया, x + 2 दूसरा फैक्टर हो गया, और यहाँ से आप x - 3 को 0 के इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3, और एक बार इसको 0 के इक्वेट करोगे, x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो 3 एंड -2 आर जीरोज, है ना, 3 एंड -2 आर जीरोज ऑफ x² - x - 6। ठीक है, तो इस तरीके से जीरो और वैल्यू क्या होता है ये हमने समझ लिया है। अब एक चीज और देखते हैं कि अगर हम वैल्यूज की ही बात करें, वैल्यू की ही बात करें इसमें अगर, तो मान लो कि हमारा px एक पॉलिनोमियल है x + 1, मैंने सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल लिया हुआ है। अब हमने क्या सीखा कि x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए p ऑफ x की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि p ऑफ x जो है ना, ये वेरिएबल है। क्यों भाई? क्योंकि x वेरिएबल है, x की वैल्यूज हम अलग अलग ले सकते हैं, और जब x की वैल्यू अलग अलग लेंगे तो p ऑफ x की वैल्यू भी अलग अलग आएंगी, मतलब px भी वेरी करेगा अगर x वेरी करेगा तो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप x को मान लो 1 लेते हो, ठीक है, तो आपको px की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। देख रहे हो, यहाँ पर 0 लेंगे तो 1 मिलेगी, -1 लेंगे तो 0 मिल जाएगी, है ना, -2 लेंगे तो कितना होगा, -1, फिर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से तो बहुत सारी वैल्यूज x की ले सकते हैं, और px की हमें बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो px अपने आप में एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को जनरली लोग y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, y से डिनोट कर देते हैं, तो px को ही हम y बोल देते हैं। और इससे होता क्या है, फिर हमारे पास ना x और y दो वैल्यूज मिल जाते हैं, जिनको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 0, 1 है ना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, और इस तरीके से आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और उन कोऑर्डिनेट्स को अगर आप प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर के ऊपर, अगर ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक, जैसे 1,2 कहाँ होगा, 1,2 कहीं यहाँ पर होगा, है ना, 0,1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ये 1,2 है, ये 0,1 है। ऐसे ही -1,0 कहाँ पर होगा, -1,0 कहीं यहाँ पर होगा, और फिर है -2, -1, तो -2, -1 कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा, -2, -1। और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम 2,3 कहाँ होगा, 2,3 यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप गेस कर सकते हो। वैसे ग्राफ पेपर होगा तो अच्छे तरीके से हम प्लॉट कर सकते थे इसको। तो ये इस तरीके से आप इन फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे इन सारे पॉइंट्स को, तो आपके पास जो एक ही फिगर दिखता है, ये फिगर जो आपको दिख रहा है, ये
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इस पॉलिनोमियल का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 1 का, ठीक है। px मतलब y, px को ही हम नाम क्या दे देते हैं, y कहते हैं कभी कभी। तो px इज इक्वल टू x प्लस 1 का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया कि कोई भी हमारे पास कर्व है तो उसको कैसे प्लॉट करते हैं। वैसे हम लोग एक बार दोबारा उसको देखते हैं। जैसे देखो ये एक एग्जांपल लिया हुआ है, fx या px, सॉरी, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, हमने ये पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको अभी कि वेरिएबल जो है x यहाँ पर वेरिएबल है, तो 2x प्लस 3 भी वेरिएबल होगा, और 2x प्लस 3 वेरिएबल मतलब px भी एक वेरिएबल होगा, और उसको नाम हम देते हैं y। और फिर हम एक टेबल बनाते हैं x और y का, y ही हमारा px है। तो इसमें अगर आप x की जगह पे 0 लोगे, या देखो जैसे इसमें ले रखा है -2 ले रखा है, वैसे 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ जाएगा। और अगर y को चाहो आप 0 ले लो तो फिर y को 0 ले लोगे तो x की वैल्यू -3/2 हो जाएगी वैसे। और अगर -2 लेते हैं तो ये -1 आ जाएगी वैल्यू, और 2 लेंगे तो 7 आ जाएगी, 2 2 जा 4, 4 3 7, -2 लेंगे तो -2 2 जा -4, -4 प्लस 3 -1 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हम ले सकते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंगली हमें बहुत सारे y के वैल्यूज मिलेंगे यहाँ पर, और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, तो देखो ये प्लॉट करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा आपको। जैसे पहला पॉइंट 0,3 हमने लिया हुआ है, तो ये रहा 0,3, आप देख सकते हो यहाँ पर। -3/2, 0, ये रहा -3/2, -1 और -2 के बीच में होगा, है ना। और -2, -1, तो ये रहा -2, -1, आप देख सकते हो यहाँ पर। 2,7 कहाँ होगा, 2,7 कहीं यहाँ पर होगा, ये रहा 2 और ये रहा 7। तो इस तरीके से, और सारे चारों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। px 2x प्लस 3 का यही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और इसमें एक बात यहाँ समझने लायक ये है कि हम इसका अगर 0 निकालें तो ऑब्वियसली इसका 0 सबको पता है कि इसको 0 के इक्वेट कर देंगे तो -3/2 आ जाएगा x की वैल्यू। मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 -3/2 है, इस पॉलिनोमियल का 0 -3/2 है। तो x एक्सिस को भी आप देखो तो -3/2, 0 पे ही कट कर रहा है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द पॉइंट वेयर, पॉइंट या पॉइंट्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कभी कभी 2 भी हो सकते हैं। तो ऐसा पॉइंट या पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ px, मतलब इसका ग्राफ जैसे है ना, यहाँ पर px क्या है, 2x प्लस 3 का ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट को हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे x कोऑर्डिनेट जो भी होगा यहाँ पर -3/2 है, तो -3/2 कहलाता है इसका 0, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है, ठीक है। वो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, तो अलजेब्रिकली इसको 0 के इक्वेट करके फिर x की वैल्यू निकाल लो, और नहीं तो अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कर दें तो x एक्सिस को जहां पर भी ये कट करेगा, है ना, उस पॉइंट को, x एक्सिस को जहां पर भी ये कट करेगा उस पॉइंट को हम इस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं, ठीक है। ओके, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, x² - 3x - 4, ठीक है। तो यही हमारा y है, या fpx भी इसको हम कह सकते हैं। और फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, उसके लिए हमें टेबल बनाना होता है। पहले x की हम अलग अलग वैल्यूज लेते हैं, कुछ वैल्यूज जो रैंडमली आपको अच्छा लगे वो वैल्यूज ले लो, बल्कि मैं कहूँगा कि आप -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह की वैल्यू आप लेकर के चेक कर लो। मतलब इस रेंज में वैल्यू ले लो, -2 से लेकर के और 2 तक के बीच में, या फिर -2 से लेकर के 3 या 4 के बीच में वैल्यू ले सकते हो आप। तो -2 लिया हुआ है तो इसमें पुट करो -2 का स्क्वायर, फिर -3 टाइम्स -2, फिर -4, तो 6 आएगी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद। ऐसे ही -1x की जगह पे रखेंगे तो 0 आएगी वैल्यू, चेक करके आप देख सकते हो। और इतने सारे पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, -2, -6, -1, 0, 0, -4, और ऐसे बहुत सारे वैल्यूज। इन सारे वैल्यूज को अगर प्लॉट करें हम, -2,6 -2,6 कहीं यहाँ पर आपको मिलेगा पॉइंट, प्लॉट कर दिया हमने। -1, 0 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया, प्लॉट कर दिया। फिर उसके बाद 0,4 है, देख सकते हो कोऑर्डिनेट्स, तो 0,4 यहाँ पर प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट
1,6 वो प्लॉट कर दिया, 2,-6 वो भी प्लॉट कर दिया, 3,-4 वो भी प्लॉट कर दिया, 4,0 भी और 5,6 भी। और फिर उसके बाद रफ हैंड से ऐसे ही हम इसको स्केच कर देंगे ग्राफ। तो ये जो फिगर दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही है और इसको हम पैराबोला बोलते हैं। इस तरीके का पैराबोला होता है। देखो आप ये जो फिगर बना रखा है ना, ये इस तरीके का यू शेप में होता है, पैराबोला बोलते हैं इसको। और अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको ग्राफ देगा वो अपवर्ड पैराबोला देगा, ठीक है। और ए अगर लेस देन 0 है देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका कैसा बनेगा, जो ग्राफ बनेगा उसका वो एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इस तरीके का पैराबोला बनेगा आपका, ठीक है। और हाँ, एक बात और यहाँ पर है कि अगर इसको आपको जीरो फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का, तो कैसे जीरो फाइंड करोगे, x² - 3x - 4 इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करके फैक्टराइज कर देंगे। तो ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका। और फिर यहाँ से x की वैल्यू 4 और -1 आ जाएगी। तो 4 और -1 ये दो इसके जीरोज हैं। आप देख सकते हो ये -1 पे और 4 पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है। ग्राफ जो है ये x एक्सिस को कट कर रहा है -1 पे और 4 पे। तो ये हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब हुआ कि the point on x-axis where graph of polynomial cuts x-axis are called zeros of polynomial। मतलब जहां पर भी ग्राफ कट करेगा, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो मान लो कि 1 सेकेंड के लिए ये 1 है, ये 2 है और ये -1 है और ये -2 है। तो मान लो कि 1 सेकेंड के लिए जो पैराबोला इस तरीके का कुछ अगर बनता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है इसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि इसके -1 और 1 दो जीरोस हैं, ठीक है, ये दो इसके जीरोस हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम स्केच करें वैसे x के डिफरेंट वैल्यूज लेकर के, तो वो एक पैराबोला बनाएगा जो कि एक यू शेप का फिगर होता है, जहाँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, 3 केसेस हो सकते हैं पैराबोला के इस तरीके से हम देखते हैं। वैसे हमने क्या देखा था कि a ग्रेटर देन 0 होता है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनता है, इस तरीके का ऊपर की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला। और a अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। और हमने ये देखा कि x एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो ये 2 पॉइंट्स कहलाते हैं जीरोस, ठीक है। तो ऐसे भी कट कर सकता है इस तरीके से। तो वही यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है कि 3 केसेस हो सकते हैं पैराबोला के, और वो 3 केसेस क्या है वो हम देखते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 इसमें क्या हो रहा है कि दो जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं इस पैराबोला। आप देख सकते हो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसमें a लेस देन 0 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि इस पॉलिनोमियल का 1 सेकंड के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके जीरोस 1 और 5 है, ठीक है। तो 1 और 5 अगर 0 है तो x-1 और x-5 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। कैसे लिखा जा सकता है इसको, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा x² + 6x और -5। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा एक पॉलिनोमियल है px -x² + 6x - 5 और इसके जीरोस क्या है 1 और 5। लेकिन क्योंकि इसमें a जो कि x² का कोएफिशिएंट होता है, a क्या होता है ax² + bx + c में a क्या होता है, a होता है x² का कोएफिशिएंट। तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है, मतलब एक नेगेटिव नंबर है, देयरफॉर ये पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा इस तरीके का, जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है। तो आप समझ सकते हो ये इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इसके जो दो जीरोस हैं, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि इसके तो दो जीरोस हैं वो है, अब ये ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली मत जाओ आप, मैं कह रहा हूँ कि इसके जीरोस हैं 1 और -2, ठीक है। तो 1 और -2 अगर इसके जीरोस हैं तो कुछ इस तरीके का पॉलिनोमियल होगा, मतलब ये आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसके 1 और -2 जीरोस हैं, मतलब -2 कहीं यहाँ पर ले लेते हैं और 1 यहाँ पर कहीं पर ले लेते हैं, नॉट एग्जैक्ट बट रफ आइडिया आपको दे रहा होगा। और क्योंकि ये पैराबोला अपवर्ड है तो इसमें x² का कोएफिशिएंट प्लस होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, है ना। x² का कोएफिशिएंट 1 है जो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको सेटिस्फाई ये कर रहा है। तो इस तरीके के फिगर्स हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर दो जीरोस हो तो ग्राफ
या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ ए। ए अगर नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और एक बात यहाँ पर तो देखना इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन दोनों ही केसेस में इसके दो डिस्टिंक्ट जीरोज हैं। एक तो ये रहा ए और ये रहा ए डैश, दो जीरोज हैं, एक्स की दो वैल्यूज मिल रही हैं ताकि पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला केस देख लिया। अब सेकंड केस देखते हैं। इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही कोई पॉलिनोमियल है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ जो बनाया हुआ है। लेकिन आप इसमें समझ सकते हो कि इस केस में ए लेस देन जीरो है और इस केस में ए ग्रेटर देन जीरो है। ये तो कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ये होगा। अच्छा, अब यहाँ से एक बात देखो कि दो पॉइंट पे नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट पे ही कह सकते हैं कट कर रहा है एक्स एक्सिस। तो दो पॉइंट नहीं, एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये इसमें जो जीरोज होंगे इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स के, वो एक ही जीरो है। मतलब पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बट इसके एक ही जीरो है। जैसे एग्जांपल के लिए कैसा होगा पता है, मान लो एक सेकंड के लिए कि इस पॉलिनोमियल को आप देखो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, या यूं बोले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वन का स्क्वायर, और इसको आप चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन भी लिख सकते हो। तो ये तो है तो पॉलिनोमियल ही ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो है ये। बट इसके जीरोज क्या है, माइनस वन मतलब सेम जीरो है, अलग अलग जीरोज नहीं आ रहे हैं इसमें, माइनस वन ही जीरो है। ठीक है, और इसी को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं एक सेकंड के लिए, एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं से p ऑफ x, तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा हम ले लें मान लो एक सेकंड के लिए, तो ये पॉलिनोमियल कैसा है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके भी जीरोज माइनस वन ही है। आप चेक करके देख लो, माइनस वन इसमें रख के देखो आप, तो ये जीरो हो जाएगा, और इसमें भी माइनस वन रखेंगे तो जीरो होगा। ठीक है, हमने खाली साइन ही तो चेंज किया है, इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब ये जो है ये पैराबोला इस तरीके का बनेगा और ये पैराबोला इस तरीके का बनेगा, लेकिन इसके जो जीरोज हैं वो माइनस वन ही है और इसके भी जीरोज माइनस वन ही है। ठीक है, जैसे इसी में अगर माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाता एक्स प्लस वन, अच्छा यहाँ पर जैसे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है और मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जीरो थोड़ा ना चेंज होगा, जीरो तो तब भी माइनस वन ही रहेगा। मतलब ये पॉलिनोमियल माइनस वन पे जीरो हो रहा है और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी माइनस वन पे ही जीरो होगा, लेकिन जो उसका शेप है वो चेंज हो जाएगा। देख सकते हो ये अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा और इस केस में डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का साइन चेंज हो गया। ठीक है, जीरोस चेंज नहीं होंगे। जैसे हम पैराबोला ऐसा भी तो बना सकते हैं ना बच्चों, ये रहा अपवर्ड पैराबोला और इसके जीरोस की बात करें अगर, तो इसके जीरोस को मैं नाम दे देता हूँ वन और थ्री, मान लेते हैं सेकंड के लिए वन और थ्री जीरोस है। लेकिन क्या मैं एक दूसरा पैराबोला भी तो इस तरीके का बना सकता हूँ, उल्टे डायरेक्शन का। ठीक है, तो इस केस में ये जो पैराबोला है और ये पैराबोला, दोनों ही पैराबोलास जो है बेटा वो उसके जीरोस वन और थ्री ही हैं, लेकिन इस केस में ए ग्रेटर देन जीरो है और इस केस में ए लेस देन जीरो है। अच्छा, कई बच्चों को डाउट होगा कि ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो पैराबोला ऊपर की तरफ क्यों जाता है ना, और ए लेस देन जीरो है तो पैराबोला नीचे की तरफ क्यों जाता है। तो ये आगे की क्लासेस में आप लोग सीखोगे। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से मुश्किल होगा, या अगर होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुक जाओ, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे होता है कि ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो पैराबोला क्यों ऊपर की तरफ जाता है और ए लेस देन जीरो होता है तो क्यों नीचे की तरफ जाता है। तो आई होप ये वाला केस समझ में आ गया होगा सबको कि इस केस में, इन दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें तो ए जो है लेस देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है, और नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो सेम है, एक ही है ना। और इसको ऐसे भी कहा जाता है कोइंसिडेंट जीरोस, टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स पे जो है ना, टू कोइंसिडेंट जीरोस हम ऐसे कहते हैं इसको। जो जीरो है वो कोइंसिडेंट है, मतलब इसका जीरो एक ही जीरो, जो भी ये पॉइंट है वन वन टू है, टू थ्री है, जो भी होता है पॉइंट, नंबर ऑफ जीरोस इसके वन है। केस नंबर थ्री देखते हैं। इस केस में, केस नंबर थ्री में आप देखो कि इंटरेस्टिंग है कि ये तो जीरो हो ही नहीं रहा है कभी। जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, तो एक बेसिक सा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं। आप एक्स की वैल्यू अगर मान लो जीरो रखोगे तो जीरो का स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। अगर आप एक्स मान लो कोई निगेटिव नंबर ले लेते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर लोगे तो भी आप इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और एक पॉजिटिव नंबर में वन ऐड करेंगे तो कभी जीरो नहीं होगा। और अगर मान लो पॉजिटिव नंबर लिया तो उसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव नंबर में वन ऐड करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। कुल मिला के बात यह है कि किसी भी रियल नंबर के लिए ये जीरो हो ही नहीं सकता है। मतलब
इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रियल जीरो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा जैसा कि इस केस में दिखाया हुआ है ना, या एक्स एक्सिस के नीचे होगा अगर a लेस देन जीरो हुआ तो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल q ऑफ x ले लूं, q ऑफ x, और वो ले रहा हूं मैं इस तरह, इसको सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भी जीरो नहीं होगा कभी। आप x की वैल्यू जीरो लोगे तो जीरो का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अगर आपने x की वैल्यू पॉजिटिव ली है तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई होकर निगेटिव, और निगेटिव में माइनस वन माइनस कर, मतलब माइनस वन माइनस कर देंगे तो निगेटिव ही रहेगा। अल्टीमेटली आप x की वैल्यू इस केस में कुछ भी ले लो, ये वैल्यू आपको लेस देन जीरो ही मिलेगा, है ना। तो आप कह सकते हो यहाँ से कि ये कभी जीरो तो नहीं होगा ना, ये ना कभी जीरो होगा ना कभी ये जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को ये दोनों कट ही नहीं करेंगे, तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे तो एक ग्रेटर देन जीरो होगा, और तो पैराबोला इस तरीके का अपवर्ड बनेगा, और एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। देखो एक्स एक्सिस से बिल्कुल दूर दूर तक है ना, टच कट नहीं कर रहा है। और इस केस में भी देखें अगर तो एक्स एक्सिस को ये कट या टच नहीं कर रहा है, हम कह सकते हैं यहाँ पर ए इस केस में लेस देन जीरो। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम अच्छा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम कहते हैं नो जीरोस, इसमें नो रियल जीरोस, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो दो तरह की सिचुएशन है, ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा और एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, और लेस देन जीरो होगा तो तो तीन केसेस हमने देखे। क्या क्या तीन केसेस थे, एक बार जल्दी जल्दी इसको रिवाइंड कर लेते हैं। एक केस था जिसमें दो जीरोस थे, तो ऐसे दो केसेस बन सकते थे डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसा, ए लेस देन जीरो है तो ऐसा। इस केसेस में, इन केसेस में क्या है, टू जीरोस। इस केस में क्या है बच्चों, टू जीरोस है। दूसरा केस ये था कि एक्स एक्सिस को ये अच्छा नहीं बन पाया, टच कर रहा है इस तरीके का। तो इस केस में क्या था, वन जीरो, एक ही जीरो था, और एक ग्रेटर देन जीरो होगा तो इस तरीके का ऊपर था, और ए लेस देन जीरो होगा तो नीचे तक पड़ेगा। और एक केस कैसा था, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा था, मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हो, वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हो, और यानी तो इस तरीके का, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे, नो जीरो, कोई भी जीरो इसमें नहीं होगा। तो आपने ये समझ लिया होगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है। अब हम लोग अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको भी कहा था कि डिस्कस करते हैं कि क्यों ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो पैराबोला अपवर्ड होता है, और क्यों ए लेस देन जीरो होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है। वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो अच्छा। देखो, जो हमारा पॉलिनोमियल है, मैं जनरल फॉर्म ले रहा हूँ, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ए बी सी जो है ये रियल नंबर्स है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसमें से ए को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बन जाएगा। और फिर इसमें हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, जैसे वो एक्स स्क्वायर है इंटू टू इंटू बी बाई टू ए इंटू एक्स लिख सकते हैं, बी बाई ए को टू इंटू बी बाई टू ए प्लस एक्स लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट में हम बी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और फिर बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर को माइनस बी कर देते हैं। ये मैंने रफ में कर दिया था जल्दी जल्दी, अब मैं फिर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। लो देखो, अब ये देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है, मतलब ये एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो फोर ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, और फिर ये फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर भी, वही बात लिखी हुई है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, एलसीएम लेकर के इसका स्क्वायर कर दो और फिर माइनस माइनस करके, तो देखोगे तो यही बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा। मतलब इसको मैनिपुलेट करके ऐसा लिखा जा सकता है। और फिर बाद में ए से यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, जब ए से इसको फोर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो खाली फोर ए बचेगा। तो ये आपने देखा होगा, समझ में आता होगा आपको। अब समझो यहाँ से एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर ए तो जीरो हो नहीं सकता है, तो ए क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा। ए अगर पॉजिटिव होगा तो ये जो टर्म है, इसमें दो टर्म्स, पहला ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है। दो टर्म्स जो है इसमें, ये टर्म लीडिंग टर्म है। लीडिंग का मतलब ये होता है कि ये पॉलिनोमियल, एक्स तो इसमें वेरिएबल है, सबको पता है एक्स वेरिएबल है, तो एक्स की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे या इवन घटाते जाओगे, जैसे जैसे, मतलब बहुत छोटी वैल्यू लेते जाओगे एक्स की या बहुत बड़ी वैल्यू लेते जाओगे, स्क्वायर होने के बाद ये ओवरऑल वैल्यू जो है, ये ओवरऑल वैल्यू इनफैक्ट बढ़ती जाएगी। मतलब अगर सोचो कि बी बाई टू है तो एक कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो इनकी औकात ज्यादा है नहीं, ठीक है। ये कहाँ तक जा सकते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ हो सकते हैं, बट ये एक्स की कोई लिमिट नहीं है। ये अरबों खरबों, मतलब कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। तो
जो लीड कर रहा है इसको, जो वैल्यू जो इसकी बढ़ती जाएगी वो x डिसाइड करेगा, ना कि b और a और c। b a c ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इनकी ज्यादा औकात है नहीं, ठीक है, इनकी फिक्स एक वैल्यू होगी। लेकिन x जो है वो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है और कितनी भी छोटी वैल्यू हो सकती है। तो अब बहुत छोटी वैल्यू ले लोगे, उसमें ये कुछ छोटा सा टुच्चा सा नंबर ऐड कर दोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो एक बहुत बड़ी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि माइनस लो चाहे प्लस लो, स्क्वायर करने पे प्लस ही आता है। वैसे ही x की बहुत बड़ी वैल्यू ले लो और ये तुम एक छोटी सी वैल्यू उसमें ऐड कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर ये माइनस में हुआ तो सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस में है तो ऐड होगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो अगर a पॉजिटिव है तो ये टर्म लीड करेगा, मतलब ये वैल्यू इनफैक्ट बहुत बड़ी वैल्यू होती जाएगी। बहुत बड़ी वैल्यू होने का मतलब है कि ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें अगर मान लो यहाँ पर हमें क्या जानना था कि इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये हमें समझना था। ए पॉजिटिव है तो उस केस में हमने क्या समझना था कि ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आप देख सकते हो इस तरीके से ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ जाएगी तो पैराबोला कैसा होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, समझो। क्योंकि ये अगर ऐड हो भी जाएगा उसमें, चाहे सब्ट्रैक्ट भी हो जाए, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पैराबोला जो होगा वो अपवर्ड ही होगा, ठीक है। और सुनो ध्यान से कि ए अगर लेस देन 0 है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर तो बढ़ती ही जाएगी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो रखा है। लेकिन क्योंकि a निगेटिव है यहाँ पर दूसरे केस में, तो ओवरऑल वैल्यू घटती चली जाएगी। मान लो ये 10 करोड़ हो गया, लेकिन a तो माइनस में है ना, निगेटिव है ना, तो माइनस 10 करोड़ कर देगा इसको, ठीक है, और इसकी तो कोई औकात है नहीं। वैसे ही अगर ये वैल्यू अगर मान लो 50 करोड़ है तो वो तो a से मल्टीप्लाई होकर के माइनस 50 करोड़ हो जाएगा, अगर a माइनस 1 है तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज 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 नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ जाएगी तो आप समझ सकते हो ये क्या बनेगा, एक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है, इस तरीके का पैराबोला बनेगा। इसीलिए कहते हैं ए जब ग्रेटर देन 0 होता है तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने वाली होती है, और ए जब लेस देन 0 होती है तो टेंडेंसी नीचे आने वाली होती है। तो इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक के लिए तो हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, अब एक क्यूबिक का भी देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब हमने एक छोटा सा सिंपल सा मैंने पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी के एग्जांपल से, x क्यूब माइनस 4x। तो x क्यूब माइनस 4x को ही y कहेंगे, ये हमारा px था जिसको अब हम x क्यूब माइनस 4x कह रहे हैं, y कह रहे हैं। और फिर वही चीज करेंगे जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करने के लिए किया था, कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले लेंगे, वैल्यूज ले लेंगे x की, तो हमें y की वैल्यूज मिलेंगी। और आप देख सकते हो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, -2, 0, ऐसे ही -1, 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, जैसे -2, 0 को प्लॉट करेंगे तो यहाँ आए, फिर -1, 3 को प्लॉट करेंगे तो यहाँ, ठीक है। इनफैक्ट अच्छा हो गया, और -3 भी ले सकते हैं। -3 अगर लेते हैं आप, मान लो एक सेकंड के लिए, ये कितना बनता, -3 -27 और +12, तो -27 और +12 कितना बनेगा, -15 बनेगा, ठीक है। तो -3 लेने पे -15 बनना था, जो बहुत नीचे चला रहा था, यहाँ पर कहीं पर आता आई थिंक। तो ग्राफ इस तरीके से नीचे, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करते जाए, जो भी पॉइंट्स हमें मिले हैं, 0, 0 मिल गया हमें, फिर 1, -3 मिला हुआ है, तो फिर 1, -3, फिर 2, 0 मिला हुआ है। ऐसे ही 3 पे भी कुछ वैल्यू आएगी, जैसे 3 पे कितनी आएगी, आई थिंक 15 आएगी, 15 कहीं बहुत ऊपर होगा, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं वैसे, का पेपर छोटा सा है। तो आप इसको प्लॉट करोगे तो देखो आपको ये दिखेगा, इस तरीके का एक कर्व सा दिखेगा, इसको सिनुसाइडल कर्व भी कहते हैं। तो ये कर्व दिखेगा आपको, और ये x क्यूब माइनस 4x को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर 3 जीरोज हैं, 1, 2 और ये 3, x एक्सिस को ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। और वो तीनों पॉइंट्स क्या क्या है, तीनों पॉइंट्स है आपके पास -2, फिर 0 एंड 2, ठीक है। तो ये 3 इसके जीरोज हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हो जाएंगे, जो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। x क्यूब माइनस 4x को आपको अगर जीरो निकालना है तो इसको जीरो को इक्वेट करना होता है, फिर x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 4, और फिर हम इसको x स्क्वायर माइनस 4 को x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। और यहाँ से जीरोज क्या क्या आएंगे, 0, -2 एंड 2, ये जीरोज हो गए इसके। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और अल्टरनेटली अप जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, फिर अप जा रहा है, और 3 पॉइंट्स पे यहाँ पर हमने देखा कि ये कट कर रहा है, 3 इसके जीरोज हो सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ही जीरोज हो, और वही हम समझेंगे
नेक्स्ट एग्जांपल्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दो एग्जांपल्स और लेने की कोशिश की है। एक्स क्यूब एक पॉलिनोमियल लिया है और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसको देखते हैं, एक्स क्यूब का देखते हैं। ये हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, और कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपको बताइए कैसे वो भी बहुत सिंपल तरीका है कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे वैल्यूज हमने ले लिया, मान लो कि ये हमारा x है और ये हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 लेंगे तो 1 आ जाएगी, 2 लेंगे तो 8 आ जाएगी, -2 लेंगे तो भी -8 हो जाएगी, और -1 लेंगे तो -1। अब ये 0,0 को प्लॉट कर दिया, ये रहा 0,0, 1,1 ये रहा है ना, फिर 2,8 ये रहा, ऐसे ही -1,-1 ये और -2,8 ये रहा, और ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो इस तरीके का कुछ फिगर हमें मिलेगा, और यही इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। और जीरोस की अगर बात करें तो देखो एक्स एक्सिस को ये खाली एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ये वो पॉइंट है ये, ठीक है, जो कि 0 है। तो हम यहाँ पर कहेंगे इसके जीरो जो है वो एक ही जीरो है। इट हैज मतलब एक्स क्यूब हैज ओनली 1 जीरो, ठीक है, एक ही जीरो है इसमें। तो ये एक एग्जांपल था। अभी दूसरा एग्जांपल हम, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हमारा पॉलिनोमियल है। तो सेम वही एक्स और वाई का टेबल ड्रॉ करेंगे, और इसमें हमें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो 0 ले लेंगे अगर तो 0 आ जाएगा, फिर अगर 1 लेते हैं तो 1 पे भी 0 आ जाएगा, वेरी गुड, और 2 लेते हैं अगर तो 4 आ जाएगा, ठीक है, -1 लेंगे अगर तो -2 आ जाएगा। सफिशिएंट है। इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे तो देखो आप इस तरीके से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, देख सकते हो आप, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिया, तो हमें एक ग्राफ मिल जाएगा इस तरीके से। और ये इसमें समझने की इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर हम x की वैल्यू कम करते जाएंगे तो वैल्यू नीचे की तरफ मिलती जाएगी और ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ये इनफाइनाइट पर गया हुआ है, रुका नहीं है। तो ग्राफ पेपर छोटा सा था इसलिए रोक दिया हमने, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज नोट ये करो कि देखो दो ही जीरोज है इसके, 0 and 1 है ना, इट हैज 2 जीरोज, इसमें 2 जीरोज है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने क्या देखा कि एक पॉलिनोमियल हमने क्यूबिक ही लिया हुआ है, 3 डिग्री का ही लिया हुआ है, इसमें 1 जीरो था, इसमें 2 जीरो था, और सबसे पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें 3 जीरोस थे। मतलब ये कि अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स। रियल कोएफिशिएंट का मतलब हुआ कि जो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर होता है ना, प्लस cx प्लस d, इसमें a b c d रियल नंबर्स होने चाहिए, तो a जीरो नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट हैज एटलीस्ट 1 जीरो, एक जीरो तो होगा ही होगा, और एट मोस्ट 3 जीरोस, मतलब मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो आई होप ये समझ में आप लोगों को आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया है आपसे कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन दिस फिगर एंड फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x। तो इस केस की, पहले केस की बात करते हैं, पहले पार्ट की। तो इसमें देखो x एक्सिस को कट कर रहा है, कहीं पर नहीं कट कर रहा है, तो इसमें कहेंगे नो जीरो, इसमें कोई जीरो नहीं है। सेकेंड पार्ट की बात करें तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर 1 जीरो है, एक जीरो है इसमें बात करें तो ये देखें थर्ड पार्ट में तो 3 जीरोज़ हैं, इसमें 3 जीरोज़ हैं। इसमें अगर देखें तो ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 जीरोज़ हैं, और इसमें 1 2 3 4 4 जीरोज़ हैं इसमें, ठीक है। और इसमें देखें तो 1 2 3 जीरोज़ हैं, इसमें कितने हैं, 3 जीरोज़ हैं, ठीक है। तो हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। यही करना था, इसमें आइडेंटिफाई करना था। अच्छा, एक बात यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसमें अगर देखें तो 1 2 3 जीरोज़ हैं, ठीक है, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये इस तरीके का कुछ अगर ग्राफ है तो यहाँ पर 2 ही जीरो माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब टच कर रहा होता है ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है तो उस केस में एक ही जीरो एक ही है, रिपीटेड है बट जीरो एक ही है, क्योंकि एक्स की यहाँ पर एक ही वैल्यू है, यहाँ पर भी एक्स की एक ही वैल्यू के लिए ज़ीरो हो रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे 2 जीरोज़ है, ठीक है। हालांकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये बिल्कुल देखने से कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला होता है और ये पैराबोला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो, ध्यान रखना है इस बात का।
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज़ क्या होता है ये तो जानते ही हो आप, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, और कोएफिशिएंट क्या होता है ये भी आप जानते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक ऐसे रफली आइडिया देता हूँ कि जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो मैंने जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिया हुआ है, तो इसको ऑब्वियसली मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप फैक्टराइज करोगे तो ये दो फैक्टर्स आएंगे, x माइनस 2 एक्स माइनस 1। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इसके जीरोज़ 2 और 1 है। अब 2 और 1 इसके ज़ीरोज़ हैं अगर, तो कभी कभी ज़ीरोज़ को ना अल्फ़ा बीटा से भी डिनोट किया जाता है, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे। तो सम ऑफ जीरोज़ अगर हम निकालें, ये जो दो जीरोज़ निकाले हैं इनका अगर सम निकालेंगे तो 2 + 1 होगा जो कि 3 है, और इन्हीं दोनों जीरो का प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करके 2 आएगा। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड जो हमारा पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उससे कंपेयर अगर करें तो देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ a है और यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -3 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b होता है, तो b की वैल्यू -3 हो जाएगी, और कांस्टेंट टर्म जो है वो c 2 के बराबर है। तो सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला होता है, सम ऑफ जीरो का फार्मूला होता है -b/a। -b/a का मतलब माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको आप चेक भी कर सकते हो। अगर हम देखें इसी क्वेश्चन में, अगर हम फार्मूले से हमने, वैसे तो हमने निकाला हुआ है 3, बट इस फार्मूले से अगर हम निकालें तो आप देखो -b/a क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए -b/a क्या होगा देखते हैं। -b/a की वैल्यू हो जाएगी, b तो हमारा क्या है -3, तो b की जगह पे -3 रख देंगे, लेकिन -b होता है इसलिए माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, अपॉन में a कितना है 1, तो 3 आ गया, जो यहाँ भी आया हुआ था 3। अगर प्रोडक्ट की बात करें हम, है ना, c/a प्रोडक्ट की अगर बात करें तो c/a होता है, और c/a अगर प्रोडक्ट है तो वो c इसमें क्या है, ध्यान से देखो 2 है, और a क्या है 1 है, तो 2/1 तो 2 आ गया। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये एक शॉर्टकट तरीका है सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को फाइंड करने के लिए। ये आपके पास फार्मूला होता है -b/a एंड c/a, और -b/a से भी ज़्यादा अच्छा है याद रखना ये कि माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए फार्मूला होता है c/a जो कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का रेशियो होता है। तो ये आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि ये कैसे रिजल्ट आ गया, -b/a और c/a कैसे आ गया, तो वो भी देख लेते हैं कैसे आता है 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब समझो इस बात को कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसमें a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और अल्फ़ा और बीटा ये ग्रीक लेटर्स हैं, ये ग्रीक लेटर्स हैं जो कि जीरोज़ के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये जैसे एक वेरिएबल लेते हो ना आप, वैसे ही यहाँ पर जैसे एक्स वाई जेड है, वैसे ही ये ग्रीक में वहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा चलता था। तो ये लेटर्स हैं जिससे कि जो कि इसके जीरोज़ हमने अज्यूम कर लिए हैं। जैसा इस केस में आप देख सकते हो कि इसके जीरोज़ क्या हैं, इसके जीरोज़ क्या थे, 2 और 1 थे, तो वो 2 और 1 यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा आप समझ सकते हो इस तरीके से। तो अल्फ़ा और बीटा अगर जीरोज़ हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बात समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप इसको, अगर आपको जीरोज़ किसी पॉलिनोमियल का पता है तो आप उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। भाई x माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर होगा, अगर अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो x माइनस अल्फ़ा फैक्टर होगा, और x माइनस बीटा दूसरा फैक्टर होगा। और क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट x स्क्वायर का a है इसलिए मैंने यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्वियसली इसके जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा ही हैं, राइट हैंड साइड में देखें तो हम यहाँ से अगर कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, इस तरीके का कुछ रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो अगर, तो देखो ध्यान से मैं शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा दिखेगा आपको, कर लो मल्टीप्लाई आप रफ में, फिर a से a को कैंसिल कर दो और कंपेयर करोगे अगर तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, b/a यहाँ पर x के साथ b/a है, मतलब x का कोएफिशिएंट b/a है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट माइनस अल्फ़ा टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो कंपेयर करने से यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a हो जाएगी, और यहाँ से कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू
C बाई ए हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट आया हुआ था, जो कि आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोज़ हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा। माइनस बी बाई ए का मतलब कोइफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम्स कोइफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा c बाई ए, जो कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास रिजल्ट था। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, जो अभी ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी है और उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कहा गया है आपसे कि फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो कैसे हम इसको वेरीफाई, सबसे पहले तो हमें जीरो निकालना पड़ेगा इसका। तो जीरो निकालने का तरीका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो कर देंगे और इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को 7x जो है इसको स्प्लिट करके लिखना है, तो 10 के फैक्टर्स 5 और 2, 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। और फिर ये आप मिडिल टर्म स्प्लिट करना, आई होप आप जानते होंगे। तो x कॉमन लेंगे पहले दो टर्म्स में, तो x प्लस 5 बचेगा, और फिर x कॉमन 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। और आपके पास ये फैक्टर निकल के आ गया x प्लस 5 एंड x प्लस 2। और यहाँ से आपके पास जीरो क्या आएगा, -5 एंड -2। तो यही आपका अल्फ़ा समझ सकते हो, इसको बीटा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो की अगर हम बात करें, सम ऑफ जीरोज़ की बात करें तो वो होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, इसमें देखो b क्या है, b है 7 और c है 10 और a क्या है 1। तो माइनस बी बाई ए क्या होगा बच्चों, -7 होगा, है ना। लेकिन सम ऑफ जीरोज़ अगर हम निकालें जो हमने फाइंड किया हुआ है वो, तो वो भी क्या होगा, -7 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या आएगा, c बाई ए होता है। तो c बाई ए का मतलब ये रहा c और ये है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, जो कि 1 होगा। तो 10/1, तो 10/1 का मतलब 10, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालें तो -5 - 2 इज इक्वल टू 10, ऑब्वियसली 10 आएगा। तो वेरीफाई हो गया ना, ये देखो ये इसके बराबर आ रहा है ना। हमने जो जीरोज़ निकाले हैं और उनको ऐड किया है तो -7 ही आ रहा है, लेकिन जीरो नहीं निकाला हमने, खाली हमने माइनस बी बाई ए की वैल्यू निकाल दी तो उससे भी -7 ही आ रहा है। ऐसे ही प्रोडक्ट के केस में किया तो भी वेरीफाई हो रहा है, तो हैंस वेरीफाइड, यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपको करना था। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी कर सकते हैं हम, यही लॉजिक लगा सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो है px इज इक्वल टू, तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इसके 3 जीरोज़ हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने कहा कि अल्फ़ा अगर इसका ज़ीरो है तो इसका मतलब x माइनस अल्फ़ा फैक्टर होगा, बीटा अगर ज़ीरो है तो x माइनस बीटा भी इसका ज़ीरो होगा, और गामा अगर ज़ीरो है इसका तो x माइनस गामा भी एक फैक्टर होगा। और फिर हम इसमें से a, इन सभी टर्म्स में से a अगर को कॉमन फैक्टर बाहर निकाल देते हैं तो इसको लिखा जा सकता है a टाइम्स एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। और क्योंकि अगर इसी पॉलिनोमियल के जीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा है तो उसको हम a टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा भी लिख सकते हैं। और फिर ये कंपेयर करेंगे, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब है यहाँ पर तो एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर b बाई ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और राइट हैंड साइड में देखें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है। तो यहाँ से हम कंपेयर करने के बाद बाय कंपैरिजन हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और कंपैरिजन से और b जो है ना, माइनस तो माइनस ही रहेगा, बट b जो है आपका वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देख सकते हो है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b था, और अपॉन में a मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसको मल्टीप्लाई जो हमने किया हुआ है ना, मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट तरीका ये होता है, पहले एक्स को मल्टीप्लाई कर दो और फिर माइनस का साइन लिख करके तीनों नंबर्स को जोड़ दो और फिर पावर एक कम कर दो, एक्स स्क्वायर कर दो। फिर माइनस का साइन लिखा था यहाँ पर तो फिर प्लस का साइन आगे लिखेंगे, प्लस का साइन, ऑल्टरनेट साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, फिर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मतलब अल्फ़ा को बीटा के साथ, फिर बीटा को गामा के साथ, फिर गामा को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है और फिर एक्स लिखेंगे। पहले माइनस था
फिर प्लस आया, फिर माइनस आएगा, और फिर अब तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तरीका होता है करने का। पहले एक एक नंबर लेकर के जोड़ना होता है, फिर उसके बाद दो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ना होता है, फिर तीन तीन नंबर को मल्टीप्लाई करके जोड़ना होता है। तो इस तरीके से तो अल्फ़ा बीटा गामा कंपैरिजन से ये देखो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाई ए के बराबर होगा, तो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाई ए के बराबर हो जाएगा, मतलब माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरीके से रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी हमने यहाँ पर निकाल लिया। जैसे आप एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बीटा गामा if alpha beta gamma are zeros of x cube plus x plus 1। ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसमें अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन देखें अगर, तो a क्या है 1, b क्या है 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। और c की बात करें तो 1 है, d की बात करें तो वो भी 1 ही है। चाहो तो चेंज कर सकते हो, 4 ले लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। d की वैल्यू क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, है ना, मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 4 लिख दिया तो d की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की अगर बात करें तो वो माइनस बी बाई ए होता है। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना होता है कि ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है। ए बी सी अगर आपने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी बाई ए का मतलब 0/1, माइनस 0/1 तो 0 ही हो जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो वो होता है c बाई ए, लेकिन c बाई ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 1/1, तो 1 हो जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम। और तीसरा इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसको ये कहा जाता है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कैसे बोलेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा को कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। मतलब दो दो जीरोस लेकर के पहले मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बाद में ऐड कर दिया, वो है ये वैल्यू अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा। और ये तो आपको दिख ही रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है सम ऑफ जीरो, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, और वो क्या है c बाई ए, लेकिन c तो इसमें 1 है और a भी 1 है, तो c बाई ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा गामा की अगर बात करें तो वो माइनस डी बाई ए होता है। देखो प्रॉपर्टी में माइनस का साइन मत भूलना, तो माइनस डी बाई ए होगा, और माइनस डी बाई ए का मतलब -4, तो -4 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट हो गया। एक एग्जाम्पल से भी इसको हम देखने समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो पहले तो चेक करना है कि ये ज़ीरो हैं इसका। तो p ऑफ x हमारा दिया हुआ है, p ऑफ 3 चेक करते हैं। अगर p ऑफ 3 ज़ीरो आ जाएगा तो ये वेरीफाई हो गया कि ये इसका ज़ीरो है। तो p ऑफ 3 अगर ज़ीरो हुआ तो p ऑफ 3 निकालो, तो ये आ जाएगा 3 × 3 की पावर 3 -5 3 का पावर 2 और फिर -11 × 3 -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 33 और ये आ जाएगा -3। आप करो देख, इसको ऐड करो, देखो ये 81 ही आएगा तो 0 आ गया, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली जो है आप p ऑफ -1 p ऑफ -1/3 को भी 0 दिखा दो, ठीक है। इन दोनों के लिए भी आप 0 दिखा दो। उसके बाद कह रहा है रिलेशनशिप वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, फाइंड करेंगे, मतलब तीनों को सम करेंगे तो 5/3 आएगा। और वैसे होता क्या है सम ऑफ जीरोस, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3, जो कि अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो वो 5/3 ही आएगा। तो वेरीफाई हो गया, दोनों तरह से वैल्यूज़ बराबर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद जो टर्म होगा वो होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। यही आपका अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो उस तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, तो सिंप्लीफाई होकर के आपके पास जो वैल्यू आएगी वो -11/3 आएगी। लेकिन जो
कोएफिशिएंट का रिलेशन होता है उसके हिसाब से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखो इसमें क्या है, -11 है, अपॉन में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो -11/3। तो ये वेरीफाई ये भी हो गया, -11/3 ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो देखो तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 को -1 से और फिर -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों मल्टीप्लाई हो करके 1 आएगा। लेकिन ये होता क्या है, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म, ये रहा माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म, मतलब -3 अपॉन में 3, तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से वेरीफाई हमने ये कर दिया। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.2। इसमें कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो पहले तो इसका जीरो पहले फाइंड करना होगा हमें, और फिर उसके बाद कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इसको पहले हम जीरो फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हम फैक्टराइज करना है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज किया जाएगा। ये -2x इसका मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करके -4x प्लस 2x लिख देंगे और फिर फैक्टराइज करेंगे तो इसके x माइनस 4 और x प्लस 2 फैक्टर्स होंगे और उससे हमें जीरोस मिलेंगे 4 and -2, ये जीरोस मिलेंगे। अब सम ऑफ जीरोस की बात करें अगर हम, तो 2 आएगा, क्योंकि 4 और -2 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर देखो तो वो 2 ही आता है, ठीक है। तो ये वेरीफाई भी हो गया। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो होना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म है -8 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, तो -8/1, तो -8/1 -8 ही होता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये वेरीफाई भी हो रहा है, हेंस वेरीफाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, हेंस वेरीफाइड। अच्छा, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस का भी पहले जीरो निकालना है। जैसे दूसरा एग्जांपल है, तो दूसरे एग्जांपल में आप पहले इसका जीरो निकालो। कैसे निकलेगा? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे। अब या तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं यहाँ से, ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इससे 2s माइनस 1 जीरो हो जाएगा और फिर s की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। या मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी इसको आप फैक्टराइज कर सकते थे। तो s की वैल्यू क्या आएगी? 1/2, 1/2 मतलब दो इसमें जो वैल्यूज आएंगी ना, यहाँ से आप कह सकते हो, इनफैक्ट यहाँ से हमें ये लिखना चाहिए कि s इज इक्वल टू 1/2, 1/2, ठीक है। ये हमें लिखना चाहिए, s इज इक्वल टू 1/2, 1/2, मतलब अल्फा भी इसका 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चों? 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? ये 1। और कोएफिशिएंट ऑफ, अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये आपके पास आएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर, माइनस टाइम्स -4/4, जो कि 1 ही होगा। वेरीफाई हो गया ये। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आएगा, है ना। और फिर कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर फाइंड करें तो वो क्या होगा? देखो, कोई कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इनफैक्ट यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ एस होगा, ठीक है। ये एस होगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स नहीं दे रखा है, यहाँ पर एस दे रखा है। तो जनरली हमें आदत है एक्स लेकर के, तो वो एस लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/4, तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1, ये भी 1। तो देख सकते हो आप वेरीफाइड भी हो गए। तो लिख सकते हैं यहाँ से, हेंस वेरीफाइड। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो थर्ड में देखो आप, लिखा हुआ है 6x स्क्वायर। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, -7x माइनस 3। अब इसको हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे? सो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसका, तो -7x को हम लिख सकते हैं 9x माइनस 9x प्लस 2x, और फिर आप इन दोनों में कॉमन फैक्टर ले लोगे, -3x कॉमन फैक्टर है तो फैक्टराइज होकर के ये आ जाएंगे दो फैक्टर्स। फिर जीरो करेंगे इसको, 2x माइनस 3 को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 3/2 आएगी,
और 3x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1/3 आएगी। तो दो जीरोज हमारे पास आ गए हैं, 3/2 एंड -1/3। अब इन दोनों का सम करेंगे तो 7/6 आएगा। अब वेरीफाई करने के लिए माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालेंगे। तो आप देखो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ से देखो ये -7 है, तो माइनस ऑफ -7 जो कि 7 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो क्या है, 6 है, तो ये 6 आ जाएगा, तो 7/6 और ये भी 7/6 आया था, हेंस वेरीफाइड। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी फाइंड करना होगा जो कि 1/2 के इक्वल आएगा, और कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की बात करें तो वो भी -1/2 के इक्वल आएगा। -1/2 इक्वल आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब वेरीफाई भी हो गया। तो सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 भी कर सकते हैं। फोर्थ में जीरो आपको अगर निकालना है, 4u² प्लस 8u को 0 के इक्वल कर दो। अब ये तो बड़ी आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा क्योंकि इसमें तो दो ही टर्म्स हैं, तो आपके पास ये जो आएगा इस तरीके से, तो इसके जो जीरोज हैं वो 0 एंड -2 जीरोज हैं। 0 एंड -2 आर जीरोज ना, यहाँ पर जीरोज जीरोज ऑफ 4u² प्लस 8u। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो अगला क्वेश्चन है t² - 15। ये भी बहुत आसान है क्योंकि ये a² - b² से इसको हम t प्लस √15 इंटू में t माइनस √15 के इक्वल लिख सकते हैं। और फिर हमारे पास जो जीरोज आएंगे वो √15 एंड -√15, ये दो वैल्यूज आएंगे जीरोज। अब इसको अल्फा और बीटा भी कह सकते हो। और उसके बाद ना कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि इनका सम जो है वो प्रोडक्ट जो है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे लास्ट क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से कर सकते हो मिडिल टर्म से स्प्लिट करके, जैसे 3x² माइनस x माइनस 4 है, तो इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करने के लिए क्या करना होगा, x को स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। तो 3x², आप इसको लिख सकते हो -3x प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। और फिर इन दोनों में 3x कॉमन आएगा तो x -1 होगा, फिर 4 कॉमन अगले वाले में आएगा तो x -1 होगा, और हमारे पास फाइनली जो आएगा रिजल्ट वो है x -1 एंड 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x -1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 3x प्लस 4 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -4/3 हो जाएगी। ये और ये दो इसके जीरोज हैं। अब आपको वेरीफाई करना है तो वो पार्ट आप लोग खुद से इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें कहा गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी हमें अगर जीरो दिया हुआ, जीरोज ही हमें दे रखा है अल्फा और बीटा, तो हम पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ a quadratic polynomial, then the polynomial will be of the form k times x square minus alpha plus beta times x plus alpha beta, where k is not equal to 0, k 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अल्फा और बीटा अगर आपके जीरोज हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप उस पॉलिनोमियल को ही फ्रेम कर सकते हो। कैसे पॉलिनोमियल को फ्रेम कर सकते हो, बहुत इजीली, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से। k 0 नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अल्फा और बीटा जीरोज दिए हुए हैं, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो x -1 इंटू x -2, इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे, 1 और 2 होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, अब इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, 1 और 2 ही होंगे। मैं 12 लगा देता हूँ, अब जीरोज क्या होंगे, 1 एंड 2 ही होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर 212 लगा देता हूँ, अब क्या होंगे, 1 और 2 ही होंगे नेचुरली, इसीलिए यहाँ पर k लगा सकते हैं। हाँ, जीरो नहीं डाल सकते, ये जीरो डालेंगे तो पूरा का पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए जीरो नहीं डाल सकते हैं यहाँ। तो हमें पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना है, बहुत आसान सा फार्मूला होता है यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक ही लिखना है, तो k को क्यों ना हम जनरली 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट अगर आपको करना है तो इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब सम है 1/4, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। पॉलिनोमियल कैसा होगा, पॉलिनोमियल होगा k की वैल्यू हम इस केस में 1 ले रहे हैं, ठीक है। क्यों 1 ले रहे हैं, क्योंकि एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो आप 1 ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैसे इसका आंसर यूनिक नहीं होगा, अगर आप k 2 ले लोगे तो अलग आंसर आएगा, तो आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें एक ही निकालना है तो मैं k को 1 ले रहा हूँ।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मतलब 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब माइनस ऑफ 1। तो ये आ गया आपका पॉलिनोमियल, यही आपका आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा इस केस में दे रखा है √2, अल्फा बीटा दे रखा है 1/3। तो पॉलिनोमियल कैसा होता है मुझे ये लिखना चाहिए। पॉलिनोमियल इस तरीके का होगा और इसमें हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की नहीं, इनफैक्ट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों पॉलिनोमियल, है ना। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। इसमें ये अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा इंटू बीटा √5 है। तो थर्ड एग्जांपल भी देख ही लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो जीरो दे रखा है तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 है तो √5 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, इसको चाहो तो आप एक्स स्क्वायर प्लस √5 भी लिख सकते हो बिकॉज ये टर्म तो 0 ही हो गया आपका। तो ये पॉलिनोमियल है आपका, दैट्स इट। ये कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इतना ही सिंपल एक्सरसाइज था आपका ये। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग सीखेंगे कि डिवीजन से कैसे यूटिलाइज करके हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं हायर पॉलिनोमियल्स के। तो डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल ये कहता है कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं px और gx 0 नहीं है तो qx और rx आएगा। कब आएगा? ऑब्वियसली जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या नहीं तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, डिग्री जानते हैं सभी बच्चे, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जैसे ये पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x की पावर 5 प्लस 7, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 5 है। ठीक है, तो डिग्री जो gx होगी वो ज्यादा होगी rx से, मतलब rx की डिग्री जो है वो gx की डिग्री से कम होगी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने सपोज आपका डिवाइजर अगर ये है 2x² प्लस 3, डिविडेंड कुछ है मे बी 4x पावर 3 प्लस 7x प्लस 9 इस तरीके से, तो जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की जो डिग्री आएगी, जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री 2 से कम होनी चाहिए। मतलब 1 हो सकती है या नहीं तो 0 हो सकती है। डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, या नहीं तो 0 पॉलिनोमियल ही हो सकती है। मतलब जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री या तो 1 होगी, मतलब या तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, या नहीं तो 0 पॉलिनोमियल होगा। ये समझाने की कोशिश की जा रही है, यही कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम से हम सीखेंगे पहले डिवाइड कैसे करते हैं, जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा होगा कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 8th या 9th में होता होगा, है ना। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये देखो मैंने आपके एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसमें हमें इस पॉलिनोमियल को 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से डिवाइड करना है और वेरीफाई भी करना है डिवीजन एल्गोरिथम को। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को ही डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि मान लेते हैं px हमारा है माइनस x³, पहले माइनस x³ वाला टर्म लिखेंगे, फिर उससे कम पावर वाला टर्म, फिर उससे कम पावर वाला टर्म और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। और gx हमारा जो पॉलिनोमियल है, जो डिवाइजर है, उसको भी हम सबसे पहले x² वाला टर्म लिखेंगे, क्योंकि माइनस x² है इसलिए पहले माइनस x² आएगा, लेकिन x के साथ तो प्लस का साइन लगा हुआ है, देयरफॉर यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। और आगे प्लस का नहीं बल्कि माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आपका माइनस का साइन आएगा और ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, हमें इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करते हैं याद करो, आप लोग जानते हो कैसे डिवाइड करते हैं। 3x² प्लस माइनस 3x प्लस 5 ये ले लिया डिविडेंड और ये है हमारा डिवाइजर। और हमें सबसे पहले माइनस x³ को एलिमिनेट करना है, तो ये x² है, x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो x³ आ जाएगा? डेफिनेटली x से, तो ये माइनस x³ हो जाएगा। लेकिन x से अब आपको x को भी मल्टीप्लाई करना है तो x² होगा, x को आपको -1 से भी करना है तो माइनस x होगा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट में माइनस का प्लस बन जाता है, प्लस का माइनस बन जाता है और माइनस का प्लस बन जाएगा। और ये माइनस x³ अब ये प्लस x³ बन चुका है, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और 3x² में से माइनस x² हो रहा है तो 2x² आएगा, और माइनस 3x और प्लस x है तो कितना होगा ये माइनस 2x होगा। ठीक है, और ये प्लस 5 जो है ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब ये 2x² लाना है हमें, और यहाँ पर माइनस x² है, तो कैसे आएगा? जब -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो -2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x² होगा, -2 से x करोगे तो -2x हो जाएगा, और -2 से
-1 को करेंगे तो +2 हो जाएगा, और फिर साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर आ गया हमारा, ये कोशेंट आ गया, और ये तो डिवाइजर था और ये डिविडेंड था। तो ये इस तरीके से हमने पहले कहा था डिवाइड करो, तो डिवाइड तो कर दिया, ये निकल के आ गया। अब कह रहा है वेरीफाई करो डिवीजन एल्गोरिथम को, मतलब चेक करके दिखाओ कि ये रिलेशन वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हम निकालने जा रहे हैं। तो डिवाइजर हमारा एक -x² प्लस x-1 है, कोशेंट ये रहा, और रिमाइंडर तो हमने लिखा ये 3 है, तो ये 3 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो x से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x को -x² से करेंगे, ये आएगा, x को x से करेंगे x² आएगा, x को -1 से करेंगे -x आएगा, फिर -2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 से -x² को करोगे तो ये आएगा, -2 से x को करोगे तो ये आएगा, और -2 से -1 को करेंगे तो 2 आएगा, +3 तो था ही। अब इसको सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो -x³ होगा, ये x² और ये 2x² मिलके 3x² हो जाएगा, -x और -2x -3x और 3 2 5। तो ये हमने देखा, ध्यान से आप देखो, तो यही आपका डिविडेंड है, यही आपका डिविडेंड है। तो ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट स्टेटमेंट, हेंस वेरीफाइड। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ हम इस जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि आपको एक ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं इसको, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसके 2 जीरोस दे रखे हैं। 2 जीरोस कौन कौन से हैं? एक तो √2 है, दूसरा -√2 है। 2 जीरोस दिए हुए हैं और बाकी के 2 जीरोस फाइंड करने हैं आपको। तो ये कैसे होगा, अब इसको हम समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से ये होगा। √2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो इससे साफ साफ ये मतलब निकलता है कि x -√2 इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल। होता ही है, ऐसे ही होता है जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हो। जैसे आपने मान लो इस तरीके से आपने इसको स्प्लिट कर दिया, है ना, तो ये x -2 इसका फैक्टर है, तो आप कहते हो ना कि 2 इसका 0 है, या x +1 फैक्टर है, तो आप कहते हो ना कि -1 जो है इसका 0 है। तो √2 इसका 0 है, गिवन क्वेश्चन में दे रखा है, दैट मीन्स x -√2 इज अ फैक्टर, -√2 इज अ 0, दैट मीन्स x +√2 इज अ फैक्टर। अब ये दोनों के दोनों फैक्टर हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b इंटू a - b के फार्मूले से a² - b² हो जाएगा, मतलब x² - 2 आएगा, वो भी एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, x² - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब जो है, नाउ लेट अस फाइंड अदर फैक्टर बाय डिवीजन। डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करके बाकी जो इसके फैक्टर होंगे ना, वो हम फाइंड करेंगे। वो कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। देखो, x² - 2 से हमें 2x पावर 4 -3x पावर 3 -3x² +6x -2 को डिवाइड करना है। ये आपको 2x पावर 4 चाहिए, तो 2x पावर 4 कैसे आएगा, x² यहाँ पर है, हमें 2x पावर 4 लाना है। क्या होगा बच्चों, 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x पावर 4 हो जाएगा, फिर 2x² को -2 से करेंगे कितना आएगा, -4x² आएगा। यहाँ क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि x² वाला टर्म है तो उसके सामने ही लिखा जाता है। और फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, और ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर माइनस नहीं होगा, +x², ठीक है, क्योंकि +4x² है, -3x² है, +6x कॉपी हो जाएगा। फिर ये -3x³ लाना है, कैसे आएगा ये, -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, -3x³, -3x से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x होगा। फिर साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये नहीं चेंज होता है, ये नहीं चेंज होगा, यहाँ पर माइनस नहीं कर देना, ये ऊपर है ना, तो ऊपर वाला चेंज होता है, नीचे जो आया हुआ है ना, ये दो टर्म्स, इनका साइन आपस में चेंज होगा बस, ठीक है। तो x² आ गया, ये टर्म तो कैंसिल ही हो गया, और ये -2 है, -2 कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पर आगे आकर, ठीक है। तो x² - 2 है, यहाँ भी x² - 2 है, तो क्या लिखना होगा बच्चों, 1 लिखना होगा, तो x² - 2 आ जाएगा। फिर साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, 0 आ गया। रिमाइंडर तो 0 आना ही था, रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 आना ही था। अब इसके बाद मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर इसको आगे यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम जो इसको अगर हम बेटा px नाम दे देते हैं, तो px आपका जो है ये आएगा डिवाइजर इनटू कोशेंट। कोशेंट क्या आया है,
क्वेश्चन देखो देखो क्या आया है यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो जीरो है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो पी एक्स को हम आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू, और इसको ना आप फैक्टराइज कर सकते हो, मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकते हो, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन, और फिर आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट तो आपने कर दिया, अब कॉमन फैक्टर को बाहर निकालो, टू एक्स एक्स माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन आएगा, और फिर फाइनली आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि बाकी जो और फैक्टर्स थे इसके वो आ गए, और फैक्टर आ गया दैट मीन्स जीरो भी आ गया है ना, देयरफॉर जीरोस जीरोस ऑफ px, px का मतलब इसको हमने px नाम दिया हुआ, ठीक है। तो जीरोस ऑफ px आर रूट टू, वो तो दे ही रखा था, रूट टू माइनस रूट टू दे ही रखा था, यहाँ से हमने और दो निकाल दिए, कौन कौन से, वन और